equal to the radius of the circle. हाँ यस, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि बुक में थोड़ी वर्डिंग चेंज हो, मे बी, लेकिन मतलब यही होगा जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। जी। स्क्रीन शेयर, अब देखिए बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं। ठीक है, अच्छा, अब होगी। जी। जो कल हम कर रहे थे उसी के नीचे ही मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी, अब लास्ट टाइम हमने सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन, टी रेडियन किया था। अब ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछें व्हाट इज मीटर, है ना, कि 1 मीटर क्या होता है, तो नॉर्मली तो हम कह देते हैं ना, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो 1 मीटर बेसिकली किसके इक्वल होता है वो हमने लिखना है। तो 1 मीटर क्या होता है, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, by the light, the distance traveled by the light in 1 divided by 2.9 10 raised to power 8, 2.9 into 10 raised to power 8 सेकेंड। मतलब इतने टाइम में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है ना, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, 1 डिवाइड बाई 2.9 10 पावर 8 सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। इसकी समझ आइए मुझे। जी। ओके, सेकेंड वन इज किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है कि हमारे पास ना, जैसे एक हमने स्टैंडर्ड रखना है, तो स्टैंडर्ड को कंसीडर करने के लिए हमने एक मैस लिया हुआ है। इट इज द मैस ऑफ 1 किलोग्राम, द मैस ऑफ, द मैस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, या किस क्वांटिटी का मैस हम कंसीडर करेंगे कि ये हाँ एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है। द मैस ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम, द mass of platinum and iridium solid cylinder, solid cylinder whose, तो ये किसका मैस होता है किलोग्राम, प्लेटिनम और सॉलिड सिलेंडर का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। हुज हाइट एंड डायमीटर, हुज हाइट एंड डायमीटर, whose height and diameter is 3.9 सेंटीमीटर, is 3.9 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर है जो प्लेटिनम का और इरेडियम का बना हुआ है, और उसकी हाइट और डायामीटर 3.9 सेंटीमीटर है। तो बच्चे उसका जो मैस होगा ना, उसको हम 1 kg कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसमें जी। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछें कि प्लेटिनम कितने परसेंट है इस
तो उसका आंसर होगा 90% इज प्लैटिनम। और इरेडियम कितना है? इरेडियम उसमें आपने याद रखना है 10% होगा। ठीक है, तो एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर जो प्लैटिनम का और इरेडियम का बना हुआ है, जिसका हाइट और डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर है, उसके मास को हम 1 kg कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड। जी। हम कहते हैं ना कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया। अब सेकंड किसके इक्वल होता है? सेकंड। तो सेकंड के लिए आपने याद रखना है कि ये वो टाइम होता है, द टाइम, द टाइम इन विच सीजियम, सीजियम ना एक एलिमेंट है, सीजियम 33 completes completes कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा? 9 × 10⁻⁹ वाइब्रेशंस। मतलब वो टाइम जिसमें सीजियम इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करे, दैट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक है, द टाइम इन विच सीजियम जी। 133 completes 9 × 10⁻⁹ वाइब्रेशंस, दैट टाइम इज कॉल्ड सेकेंड, 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज फोर्थ, जी। आपको पता होना चाहिए मोल। मोल तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि जो 1 मोल होता है ना, वो हमारे पास 1 मोल इक्वल्स टू, मतलब जब क्या इतने पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो किसके इक्वल हो जाते हैं? 1 मोल के इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 मोल जी। के इक्वल आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी लार्ज वैल्यू को या किसी भी स्मॉल वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं हम, नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन। वो एमसीक्यूज वहां तक ही हैं, ये नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी लार्जर वैल्यू को या किसी भी स्मॉलर वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन द number are expressed number are expressed in standard form, in स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आप 10 की पावर में उसको लिखें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, which employs power of 10, which employs पावर ऑफ 10, मतलब जिसमें हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, implies पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज
1 3 4, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहती हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा कि हम लिखेंगे 1 1, मतलब एक डिजिट होना चाहिए कोई भी, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, और बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे 3 4 7 है, उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3। सो हम इसमें लिख देंगे 1.347 10 3। ठीक है। जी। तो हमने जस्ट क्या किया, इसका रूल क्या है, ये पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। और अगर आप ऐसे लिखती हैं कि 13.47, तो अब आएगा 10 टू अगर हम ऐसे लिखते हैं 134.7 10 1। अब वैसे ये भी ठीक किया आपने, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? जी। नहीं। ओके। अब इसका आंसर आपने देना है 0.0023। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.3 times 10 to the power minus 3. जस्ट यस, 2.3, गुड, 3 × 10⁻³ आएगा। ठीक है। तो डेसिमल से पहले जस्ट एक डिजिट होना चाहिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस पहले पढ़े हुए हैं आपने? जी। हाँ। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रीफिक्सेस को? प्रीफिक्सेस यूजुअली लफ्ज होता है जो वर्ड के शुरू में आता है। हाँ, वो तो आप इंग्लिश में कहेंगे ना, फिजिक्स में जी। हमारे पास, हाँ ठीक है, गुड, कि यहाँ पे भी हम ऐसे ही कहेंगे। चलें, इसके लिहाज से डेफिनेशन हम लिखते हैं। प्रीफिक्सेस इन टर्म ऑफ फिजिक्स क्या होगा कि वो वर्ड या लेटर जो हम एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है। द वर्ड और लेटर added added before SI unit. The word or letter added before SI unit are called prefixes. Okay. The word or letter जी। added before SI unit are called prefixes. For example, आपने देखा होगा लेंथ की SI यूनिट क्या है? The SI unit of length is, मीटर। yes. तो अगर मैं यहाँ पे मीटर लिखता हूँ और इससे पहले मैं के लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है? किलोमीटर। किलोमीटर। इसी तरह ये मैं मीटर लिखता हूँ, इससे पहले मैं सी लगा देता हूँ, तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ सेंटीमीटर बन गया। और इसी तरह मैं मीटर लिखता हूँ और उससे पहले मैं एक और एम लगा देता हूँ, तो ये बन गया मिलीमीटर। तो ये देखें, एसआई यूनिट से पहले जो हम वर्ड लगाते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। ओके। जी। और दे हैव अ स्पेसिफिक वैल्यूज। इनकी एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या होती है? वैल्यूज होती है। अगर आप इसको आसान तरीके से लिखें तो हम लिखेंगे दी
specific names power of 10 जो 10 की पावर्स हैं उनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भी 10 की पावर है, किलो, सेंटी, मिली। ये जो स्पेसिफिक नेम है ना, किलो, सेंटी और मिली, इनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। ओके, अब जी। जो 10 की पावर नॉर्मली यूज होती हैं वो हम लिख लेते हैं और उनके स्पेसिफिक नेम्स लिख लेते हैं। जैसे माइनस वालों को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, -3, -6, -9, -12 एंड -15, और नॉर्मली और एक हम लिख लेते हैं -18। अब बचे जो हमारे पास -1 है उसको हम क्या कहते हैं, डेसी। सेकंड वन इज सेंटी, थर्ड वन इज मिली। नेक्स्ट -6 को माइक्रो, -9 का नेम क्या है, नैनो, -12 इज पिको, 15 को फेम्टो, और लास्ट में आ जाता है ऑटो। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, और एक साइड पे हम लिख लेते हैं, सो 10⁻+1, 10⁻+2, 10⁻+3, सेम वही जो हमने प्लस माइनस में लिखी है ना, वही हमने यहाँ पे लिखनी है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12, देन जी। 15 एंड देन 18। मैं आपको एमसीक्यूज भी बता दूंगा अभी कि कैसे एमसीक्यूज आएगा। सो -1 को क्या कहते हैं, सॉरी, +1 को, हेलो, किलो। नो, सॉरी। +1 को कहते हैं डेका, 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻3 को क्या कहते हैं, किलो, फिर 6 को मेगा, और 9 को गीगा, 12 को टेरा, एंड 15 इज पीटा, एंड 18 जो है वो एक्सा। ठीक है बच्चे, अब इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए। जैसे हम लिख लेते हैं ग्रीन से, एक तो आपको पता होना चाहिए सेंटी का सिंबल क्या होता है, सी, स्मॉल सी। ठीक है, और मिली के लिए स्मॉल एम यूज करना है, माइक्रो के लिए ये इस तरह का यू यूज होगा, नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए या पी, ज्यादा ऊपर नहीं लिखना स्मॉल, जैसे ना सबस्क्रिप्ट में लिखना है पी। इसमें ये 4 आपको 5 आपको आने चाहिए। ठीक है, जी। और जो माइनस में होंगे ना उनके लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। और इधर आ जाए, इसमें से आपको पता होना चाहिए किलो, मेगा, गीगा, बस ये 3 पता हो ना आपका, इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें। नहीं। चले फिर ये नहीं। क्वेश्चन करें, एमसीक्यूज है।
The ratio of 1 nanometer, the ratio of 1 nanometer to atometer is equals to dash. ठीक है, the ratio of 1 nanometer to 1 atometer. 1 मिनट है आपके पास. जी हो गया. 1:9. 1 क्या आया? 1:9. So 1 into 10 is power 9 कह रही हैं आप. नहीं, 1:9 1 रेशियो. 1, अच्छा 1:9 रेशियो. नो, एग्जैक्ट आंसर जरा बताएं. चले मैं करवा दूं ये वाला. जी. चले. 1 nano mean 1 into 10 raised to power minus 9. Is it clear? Nano is this one. जी. And atto किसके इक्वल होता है? 1 into 10 raised to power minus 18. Is it clear? जी. तो इनकी रेशो का मतलब है वी हैव टू डिवाइड देम. सो हमारे पास, चले ऐसे करते हैं, 1 1 से कैंसिल हो गया. इन न्यूमरेटर वी हैव -9, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे 18 वाले को, व्हेन वी शिफ्ट इनटू द न्यूमरेटर, सो वी हैव 10 raised to power plus 18. Is it clear? जी. So 10 raised to power -9 plus 10 raised to power 18, क्या आंसर आएगा? 9. 10⁻⁹ 9. आप भी यही कह रही थी? नहीं. अच्छा, आप कह रही थी 10 raised to power -9, आई थिंक सो. नहीं, मैंने वो रेशियो के फॉर्म में सिंपलीफाई करके दिया था. ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन वी हैव टू यूज नैनो इज -9 एंड एटो इज -18. वी हैव टू डिवाइड देम. न्यूमरेटर में इसको शिफ्ट करेंगे, सो वी हैव द आंसर इज 10 पावर 9. ओके, चलो एक और जी. एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. हाउ मैनी नैनोमीटर्स इन 1 मीटर? हाउ मैनी हाउ nanometers in 1 meter? How many nanometers in 1 meter? Yes, ये आसान ही है as such. 1 times 10⁻11. No, पहले तो चेक करें what will be the value of nano. Nano is -9. जी. So how many nanometers in 1 meter? इसको चले मैं आपको 1 ऐसे times 10⁻⁹ नो, कुछ करीब है लेकिन चेक करते हैं. देखिए, मैं लिखता हूँ 1 मीटर, और के साथ हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में, है ना? तो मैं इस साइड पे जी. मीटर लिख देता हूँ. अब हमें कौन सी चीज यहाँ पे चाहिए मीटर के साथ? नैनो चाहिए ना, जी. क्योंकि हमने ये देखें 1 मीटर लिखा, इस वाली टर्म को मैंने इधर लिख दिया, एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम 1 मीटर. हाउ मेनी नैनोमीटर्स इन 1 मीटर? इस मीटर को मैंने अभी इधर लिखा है. अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए? नैनो, है ना? तो जब जो क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल ना हो,
तो हम क्या करते हैं, मैं इस वाली वैल्यू को नैनो से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और उससे डिवाइड भी कर देता हूँ। कर सकते हैं ना ऐसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नैनो, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है। अब जी जो वो तो बन गया नैनोमीटर, और जो नीचे नैनो लिखा हुआ है उसकी क्या वैल्यू होगी? ऐसे लिख सकता हूँ 1/नैनो एंड देन नैनोमीटर, और इस साइड पे आ गया 1/मीटर। इज इट क्लियर नाउ? जी, जस्ट फिर मैं, आप वो कैंसिल कर देंगे नो नो नो, ऊपर और नीचे। कैंसिल नहीं करना ना। नाउ 1 मीटर नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है। सो ये बन गया, न्यूमरेटर में लिख, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो बन जाएगा 10⁻+9 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है एक 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻+9 नैनोमीटर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मीटर को नैनो से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मीटर भी कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसकी जगह पे वैल्यू लगा दी -9, 10⁻⁻9। फिर उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 10⁻+9 नैनोमीटर। ठीक है। देखिए इसकी समझ आई जी है। जी ओके। अब नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं ना आपको एम टी कैट के साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए फॉर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हैं फॉर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब एक टर्म जी आपकी यूज होती है क्विंटल। क्विंटल, बच्चे क्विंटल याद रख लें, इट इज द यूनिट ऑफ मैस। क्विंटल क्या है? इट इज यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ मैस। ठीक है। इन मैट्रिक सिस्टम, जैसे हम तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं ना, जी इसी तरह डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एसआई, एमकेएस, मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम जो है उसमें जो एसआई यूनिट होती है ना मैस की, वो बेसिकली क्विंटल होती है। और 1 क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल, ये एमसीक्यूज आएगा, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg के इक्वल होता है। ठीक है। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। सी समझ आइए बच्चे? जी ओके। नेक्स्ट एक होती है स्लग, SLUG। ये भी आपके पास ना यूनिट ऑफ मैस है। इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मैस, लेकिन कौन से सिस्टम में? इन एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है। और याद रख लें कि 1 स्लग जो होता है, ये एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में ज्यादातर। 1 स्लग इक्वल्स टू 14.6 kg। नेक्स्ट इज, थर्ड आपको पता होना चाहिए कि पाउंड, जैसे पाउंड भी बचे, सी है ना, एक हमारे पास पाउंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है? यूनिट ऑफ मैस। ठीक है। इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और जैसे आप बेकरीज पे जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि 1 kg का केक दे दें। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, 1 पाउंड या 2 पाउंड का आप केक लेते हैं ना। ठीक है।
तो इसका मतलब है पाउंड भी यूनिट की मैस की यूनिट है। तो 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.454 kg, 0.454 kg। ये सुनी हुई है पहले यूनिट्स? पाउंड का सुना हुआ है हाँ जी और ना। क्विंटल। ओके गुड। नेक्स्ट इज एक होता है बच्चे लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट ईयर, और चले इसके सामने ही लिख लेते हैं। और एक होता है जस्ट ईयर। अब लाइट ईयर एंड ईयर दोनों डिफरेंट है। लाइट ईयर जो है, ये आप कह सकते हैं वो टाइम, या से कह दें कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है ना, जैसे आपके पास एक लेट्स सपोज लेजर लाइट है, उसको आपने ऑन किया, वो एक साल तक जितना दूर जा सकेगी ना, ठीक है, मतलब उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो एक साल तक जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। सही है इसकी। जी। तो लाइट ईयर क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year. The distance traveled by light in 1 year is called light year. Okay? और लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? अब ये आपने नहीं कह देना कि ये टाइम की या ईयर की यूनिट होती है। इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, लेंथ। या आप कह सकते हैं कि ये यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। और इसी तरह वन किसके इक्वल होता है? 1 लाइट ईयर, ये वैल्यू भी याद रखनी है। लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.5, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है। एनी कंफ्यूजन? नहीं। तो फिर ईयर क्या होगा? Year like regular Earth years जी जी, that consist of 365 days. वेरी गुड। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, द टाइम इन विच, the time in which earth completes its one revolution one revolution around sun. The time in which earth completes one revolution around sun is called year। ठीक है। नेक्स्ट, ये यूनिट किसकी होती है? ईयर इज द Time. यूनिट ऑफ टाइम। हाँ जी, ये बच्चे गलत कर देते हैं, कहते हैं ईयर भी टाइम की है, लाइट ईयर भी टाइम की है, जबकि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, जो भी लिखा हो ना उसको सिलेक्ट करना है। और वी नो दैट कि हमारे पास इन 1 ईयर वी हैव 1 2 3 6 5 days। ओके। या आप कह सकते हैं कि 1 ईयर में, 1 ईयर वी हैव 3.1536 into 10⁻7 seconds।
ठीक है। और आपको पता है, ये भी चले एक्स्ट्रा लिख लें कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, विच इज इक्वल्स टू 60 सॉरी 3600 सेकेंड। और 1 मिनट हो तो आप कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, ये आपको पता हो। और नेक्स्ट इसके जी। बाद हम ऐसे करते हैं कि चलो ये काफी है इसके लिए, या असल चले मैं बता ही देता हूँ कि अगर लिखा हो बच्चे माइक्रोन, क्या लिखा हो माइक्रोन, तो माइक्रोन जो होता है इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। माइक्रोन इज द यूनिट ऑफ लेंथ। अब मैंने आपको बताया था माइक्रो किसके इक्वल होता है इन प्रीफिक्सेस, माइक्रो इक्वल्स टू 10 to the power minus 6. वेरी गुड 10⁻⁻⁶। अगर खाली माइक्रो लिखा हो देन वी यूज 10⁻⁻�6। लेकिन यहाँ पे माइक्रो नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है माइक्रोन। ठीक है। whenever in any numeric question they use micron word, it means it is 10⁻⁻6 meter. okay, अगर खाली लिखा हो माइक्रो तो आप लिखेंगे 10⁻⁻6, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर लिखा हो माइक्रोन तो उसका मतलब है फिर प्रीफिक्स तो वही रहेगा 10⁻⁻6 ही, लेकिन यूनिट अब उसकी मीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसी तरह हम करते हैं फर्मी। अगर फर्मी लिखा हो तो इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। और अभी हमने पढ़ा था फेम्टो। फेम्टो हमारे पास क्या होता है -10⁻⁻15। लेकिन वेन एवर दे यूज फर्मी वर्ड देन आपने इसके साथ लिख देना है मीटर। ठीक है। तो जब भी माइक्रो या इस तरह के वर्ड आ रहे हो ना तो इसका मतलब है ये लेंथ की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इसी तरह अगर वर्ड क्वेश्चन में हो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, तो फिर आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, कह सकते हैं लेंथ। और एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ओके बच्चे, एंगस्ट्रॉम अच्छा जी। प्रीफिक्स में नहीं हम यूज करते, लेकिन 10⁻⁻10 होता है। तो ये याद रख लें, जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना, न्यूक्लियस साइज वो फर्मी में होता है। और जो एटम का साइज है क्योंकि वो थोड़ा बिगर है, तो एटॉमिक साइज वो जो है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। ओके। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं ये यूनिट्स यूज करके, लाइक ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज? अभी तो जस्ट एज सच नहीं है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पार्टिकल, for example we have a particle whose size is 1 fermi, whose size is 1 fermi, ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है, या आपको कहते हैं वी हैव अ पार्टिकल और एनी एटम whose nucleus size is 0.5 fermi, ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि 1 तो चले एज इट इज, एंड द फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 and then meter. This is the size of that particle. ठीक है। इसी तरह अगर वो जी। कह देते हैं we have a particle whose size is Fermi, तो हम क्या कहेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको कह देते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेवलेंथ इज 4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है 4 एंगस्ट्रॉम आ रही है।
then we use 4 into 10 raised to power minus 10 meter. ठीक है बच्चे? जी। ओके, जो आप अभी फुल न्यूमेरिकल कह रही हैं वो जब हम अगर क्वेश्चन में अगर आएगा ना तो उसको मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम, और आपको जस्ट जी एरर एंड अनसर्टेनिटीज। तो पहले आपको थोड़ा सा एरर्स के बारे में पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स। ठीक है, देखें आपके रिजल्ट में या फिजिक्स में ना आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं कह सकते कि वो 100% एक्यूरेट है। उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आ सकता है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी भी वजह से, वो मैं भी आगे बताऊंगा। जैसे देखें, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है इन ओ लेवल? हेलो, हेलो सर, आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखें, अब आ रही है आवाज़? जी। अभी हमने बच्चे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है एरर। ठीक है, सो जी। एरर में फॉर एग्जांपल एग्जांपल में देने लगा था कि हम ओ लेवल में पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं ना, स्मॉल जी, जी। जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या आप उसको 10 लेते थे। जी। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपको एक्सपेरिमेंट एक दिया जाता है, उसमें आपको कहते हैं कि जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें, लेकिन आपका आंसर जो है वो 9.81 नहीं आता, लेट्स सपोज 9.61 आ जाता है या 9.7 आ जाता है ना, या लेट्स सपोज 10.2 आ जाता है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये है, लेकिन जो आप मैयर कर रही हैं कॉल्ड मैयर्ड वैल्यूज, है ना। जी। तो अब मैयर्ड वैल्यूज में और एक्चुअल वैल्यू में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ना। जी। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, कि जो असल वैल्यू है उसमें और जो मैयर्ड वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेट्स सपोज एक्चुअल वैल्यू है 9.81 और आपने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया, आपका आंसर भी 9.81 ही आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज नो एरर। लेकिन अगर आंसर थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपके रिजल्ट में एरर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द difference between calculated result and the difference between calculated result calculated result and actual result from, yeah, the difference between calculated result from an actual result from an actual result is called an error. Any confusion? ठीक है, नहीं। तो जी। इसका मतलब है कि कैलकुलेटेड का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, एक्चुअल का मतलब जो रियल लाइफ में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम बच्चे एरर कहते हैं इन फिजिक्स। और फिजिक्स में आप कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी 100% एक्यूरेट नहीं होती, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आता है। तो हम लिखेंगे ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स, ऑल
physical measurements are are uncertain and imprecise मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, अप टू सम लिमिट कि किसी भी वजह से हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो अनसर्टन होती हैं, प्रिसाइज नहीं होती, एग्जैक्टली प्रिसाइज नहीं। अब आ जाता है कि किन किन वजह से एरर आता है। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर, ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ एरर। ठीक है, अच्छा ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जैक्टली ए लेवल में भी आप जब जाके पढ़ेंगे ना पहले 2 चैप्टर, उसमें भी यही चीजें हैं। ठीक है, तो सोर्सेज जी। ऑफ एरर में पहला मुझे आपने बताना है कि किस वजह से एरर आ सकता है। जी। लाइक किसी भी मेजरमेंट में, लाइक लेंथ, मास, कुछ भी। हाँ, कुछ भी आप मेजर कर रही हैं, कैलकुलेट कर रही हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हैं रिलेटेड टू द फिजिक्स, तो किस वजह से एरर आता है। लेंथ में कभी वो भी हो सकता है, पैरेलैक्स एरर। हाँ, वेरी गुड, पैरेलैक्स एरर आ जाता है। चलिए मैं आपको फर्स्ट हम लिखते हैं कि एरर आने की जो सोर्स है, वजह है, वो क्या होगी, निग्लिजेंस। आई होप सो निग्लिजेंस की स्पेलिंग ठीक है, निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, मतलब आपको ना एक हम एक्सपेरिमेंट दे देते हैं कि ये परफॉर्म करके दें, और आप उसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगी हैं, तो आपको तो उसका आइडिया नहीं है ना, आपको तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब अगर एक बंदा जो बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको आइडिया नहीं है कि हाउ टू यूज दिस ऑपरेटर्स, तो वो जब करता है तो उसका एरर ज़रूर आता है। ठीक है, तो पर्सन जी। इनएक्सपीरियंस होने की वजह से एरर आता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स के हो सकता है जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसमें ही कुछ ना कुछ खराबी हो। ठीक है, थर्ड हो सकता है आपके पास इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। इन अप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। ओके, कि जो आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि वही गलत हो, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को करना ही ना हो। ये जैसे आप पैरालैक्स एरर कह रही थी, तो पैरालैक्स एरर को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, आपने रीडिंग को उस तरह नोट ही नहीं करना, आपने बिल्कुल अपनी आइज के परपेंडिकुलर रखना है स्केल को, ताकि वो पैरालैक्स एरर ना आए। तो इसका मतलब है वो आप रीडिंग नोट करते वक्त इन अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर में हम पहली जो टाइप लिखेंगे विच इज कॉल्ड रैंडम एरर। फर्स्ट वन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, ऐसा एरर जिसकी रीजन हमें पता ना हो कि ये हमारे रिजल्ट में एरर क्यों आया, मतलब उसकी ना कॉज हमें नहीं पता होती। ऐसा एरर
जिसकी कॉज अननोन हो सकता है किसी भी वजह से आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कॉफ़ी बना रही हैं या कोई भी चाय बना रही हैं। बनाती हैं आप चाय? हेलो। जी। लेट्स सपोज आप कोई कॉफ़ी या चाय बना रही हैं। अगर आप सेम कंडीशन में एक दफ़ा बनाएं और फिर सेम अंडर द सेम कंडीशन आप दूसरी दफ़ा बनाएं ना, तो आपने देख ऑब्जर्व किया होगा स्लाइटली उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है ना कि अंडर सेम कंडीशन आप एक चीज़ को परफो चाय बना रही हैं, तो एक दफ़ा बनाएं फिर उसी तरह दूसरी दफ़ा बनाएं ना, तो स्लाइटली सा उसका टेस्ट क्या हो जाएगा। हो सकता है आपने बर्नर को तेज़ किया हो या कोई क्वांटिटी शुगर की कम या ज़्यादा कर दी हो, वो कुछ भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, तो रैंडम एरर की समझ आइए बच्चे? हेलो। हेलो। जी बच्चे, आवाज़ आ रही है आपको? जी। मेरे ख्याल में आपकी नेट लैग कर रहा है। अब देखें, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो। जी। जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है सही? जी। ओके, तो रैंडम एरर को एक्सप्लेन करेंगी आप? जी, रैंडम एरर इज व्हेन द कॉज इज अननोन, मतलब हम हाँ। फिगर आउट नहीं कर सकते क्योंकि एरर किस वजह से आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो इसको अगर हम गुड, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो उसको ऐसे लिखते हैं, इट अकर्स, रैंडम एरर जो होता है, इट अकर्स when repeated measurements, when repeated measurements, repeated measurements of the quantity, of the quantity, मतलब आप एक ही मेजरमेंट को रिपीट करते हैं, repeated measurement of the quantity give different values, gives different values या results under the same condition, under same condition, कि सेम कंडीशन में रहते हुए, इट अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन, कि सेम कंडीशन है, सेम अपरेटस है, लेकिन आपका आंसर हर दफ़ा चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। और ये क्यों आता है, मैंने आपको, इट इज ड्यू टू सम अननोन रीजन, इट इज ड्यू टू सम अननोन रीजन, अननोन रीजन, कुछ भी रीज़न हो सकती है जो कि हमें नहीं पता। हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो सकता है फोर्स आपने ज़्यादा लगा दी है, मे बी फ्रिक्शंस है, तो उसकी वजह से आंसर वेरी कर सकता है। आपको आवाज़ आ रही है? जी। ओके, नेक्स्ट, इसको अगर हमने, अब हम 100% तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हम ना इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज reduced by taking
by taking several readings. It can be reduced by taking several readings and then take their average value. Take their average value. ठीक है कि अब हम 100% तो नहीं ख़त्म कर सकते ना रैंडम एरर को, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि आपने ना एक ही एक्सपेरिमेंट 5 और 6 टाइम परफॉर्म करना है, फिर उसकी जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी एवरेज लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब भी आप करेंगे ना प्रैक्टिकल, तो आप एक रीडिंग्स नहीं लेंगे, मतलब आप 5 to 6 टाइम सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके फिर उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, ताकि उसमें एरर जो है वो रिमूव हो जाए या कम हो जाए। नेक्स्ट होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर नाम से पता चल रहा है सिस्टम में खराबी की वजह से। आपको बच्चे आवाज आ रही है? जी। बस आप जी जी थोड़ा करते जाए करें ताकि मुझे लगे कि हाँ कि हम कनेक्ट हैं। ओके। ओके। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। मैंने आपको बताया कि सिस्टम में खराबी की वजह से, अब सिस्टम में ऑपरेटर्स भी हो सकता है और सिस्टम में पर्सन भी हो सकता है, जो पर्सन उसको ऑपरेटर्स को यूज कर रहा है। दोनों में खराबी की वजह से जो एरर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और उसको हम ऐसे लिखेंगे, इट it occurs when all measurements of particular quantity, जो भी क्वांटिटी है, of particular quantity are affected equally, are affected equally। ठीक है, it occurs when all particular quantities are affected equally। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, are affected equally consistent difference in the reading, जिसकी वजह से these give consistent difference in the reading, distance difference in the reading। इस पॉइंट की समझ आइए बच्चे? जी सर, ये एरर मेथड, टेक्निक या अपैरेटस किसी की वजह से भी हाँ हो वो मैं सकता है। जी जी मैं लिखवा रहा हूँ। इसमें देखिए मैंने क्या लिखवाया अभी फर्स्ट पॉइंट में, इट अकर्स व्हेन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी आर अफेक्टेड इक्वली, दीज गिव कंसिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग। कि आपकी रीडिंग में ना, जैसे आप एक पर्सन है वो एक ही गलती बार बार कर रहा है, या डिवाइस एक ही गलती बार बार कर रही है, तो उससे हमेशा आंसर आपका उसी तरह का ही गलत आएगा। ठीक है, मतलब आपके पास पर्टिकुलरली वही आंसर रिपीट होता जाएगा, वही गलती कह सकते हैं रिपीट होती। ठीक है, अब जी। इसमें जो एरर है ना, इस ये जो इसकी रीजन है या कॉज है, वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो भी आप मुझसे पूछ रही थी ना, कि वो इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से भी हो सकता है, एंड पर्सनल एरर भी हो सकता है, पर्सनल एरर भी हो सकता है। आर दी आर द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल, मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से या पर्सन इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो एरर आएगा, आर द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। और लास्ट पॉइंट के रिड्यूस कर सकते हैं,
तो इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वैसे? जी हेलो। repeating the experiment. हाँ जी, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द अदर डिवाइस, क्या आप डिवाइस ही क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है ना? या और या तो ज्यादा लोगों से कंडक्ट कर सकते एक्सपेरिमेंट। हाँ, कि दूसरों से आप कंफर्म करें। इट कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग, ये मैं कंपेयर का वर्ड लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को जिस पे आंसर गलत आ रहा है उसको कंपेयर करना है विद एन इंस्ट्रूमेंट, with an other instrument which is known to be more accurate, जिसका आपको पता है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट सही आंसर देता है, which is known to be more accurate। मतलब आपने अपने डिवाइस को ऐसी डिवाइस के साथ कंपेयर करें जिसका आंसर, जो आपको पता है कि हाँ ये डिवाइस एक्यूरेट है, उसके साथ अपनी डिवाइस को कंपेयर करें, तो फिर आपका आंसर जो है वो सिस्टमेटिक एरर आप कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आज तो मैंने ये आपको ना एफएससी की बेस से बताया ना, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर का। कल मैं इसको कुछ और पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो आपके उसमें ए लेवल में भी यूज होते हैं, ठीक है? जी वेट सर, सिस्टमैटिक में मेथड या टेक्निक भी कुछ लाइक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, द मेथड द पर्सन इज यूजिंग। हाँ, वो तो उसमें ही आ गया ना, पर्सनल टेक्निक आ जाती है, ठीक है? सिस्टमेटिक एरर में आप ऐसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर जो है वो हो सकता है पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो, कि जैसे आपके पास डिवाइस है ना, उसके ऊपर जो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिस्टमेटिक एरर की जो कॉजेज हैं, यहाँ पे चलें कर लेते हैं, वो हम ऐसे कर देते हैं कि एक हो सकती है ज़ीरो एरर होता है ना डिवाइस में, ज़ीरो एरर की वजह जी से, या पुअर कैलिब्रेशन की वजह से, ठीक है? पुअर कैलिब्रेशन का मतलब कि जो आप स्केल यूज कर रहे हैं उस पे रीडिंग्स ही सही तरह ना लिखी हो, ठीक है ना? मतलब उसके ऊपर कैलिब्रेट आपने रीडिंग को मार्क सही की वजह से आ सकता है। और इसी तरह और क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक या पर्सनल एरर भी हो सकता है, ठीक है ना? इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ठीक है? तो ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर है। और जो आप कह रही है ना कि इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है, वो तो बच्चे दोनों में हो सकती है। हो सकता है रैंडम एरर की तो कॉज हमें पता ही नहीं है ना, ठीक है? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही? जी मुझे तो आ रही है। जी मुझे भी आ रही। हाँ जी, अब देखें, जो आप कह रही थी ना कि इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, उसकी वजह से एरर दोनों में आ सकता है, रैंडम में भी आ सकता है और सिस्टमेटिक में भी आ सकता है, ठीक है? क्योंकि जी रैंडम में तो हमें कॉज पता ही नहीं है ना, तो हो सकता है वो जी इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक की वजह से ही आ रहा हो, ठीक है बच्चे? जी तो आज यहाँ तक कर लेते हैं, कल फिर अनसर्टेनिटी स्टार्ट करेंगे, जी। ओके? चल, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? नहीं। चल, ओके, खुदा हाफिज। ताफिज।